अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और फर्दर उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर एक्सक्रिएट आउट करने में हेल्प करता है। तो आज इस वीडियो में हम पूरा का पूरा इसकी बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव, यानी इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दिस टॉपिक। पहले तो हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम यानी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी को हम फंक्शन बोलते हैं, तो फंक्शन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमी, एनाटॉमी को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो उसके बाद हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। देन हम डाइजेस्टिव प्रोसेस किस तरह से होता है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में ऑर्गन्स आ जाते हैं, जिसमें माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव एंजाइम, इनके स्ट्रक्चर, इनकी फिजियोलॉजी यानी फंक्शन किस तरह से होती हैं, ये सारा कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले इसकी हम फिजियोलॉजी को डिस्कस करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की फिजियोलॉजी यानी फंक्शन। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं, कौन से काम परफॉर्म करता है। पहला काम तो ये है कि वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, यानी फूड के जो डाइजेशन है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में ही होती है। दूसरा इसका काम होता है फूड को डाइजेस्ट करने के बाद उसकी एब्जॉर्प्शन भी होती है, तो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करने का काम भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में अगर होता है। उसके बाद इसका तीसरा काम ये है कि जो फूड डाइजेस्ट हुआ उसके रिजल्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट बना, उस वेस्ट प्रोडक्ट की एक्सक्रिएशन का फंक्शन भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम का होता है। और लास्ट में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन्स, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मिलाकर हम प्रोटीन्स बनाते हैं, तो ये इनकी जो सिंथेसिस है न्यूट्रिएंट्स की, वो भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में अगर होती है। तो ये सारे फंक्शंस हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के। उसके बाद डिस्कस करते हैं इसके स्ट्रक्चर या फिर इसकी एनाटॉमी को। तो इसके स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करेंगे माउथ, जो कि यानी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है माउथ पे, उसमें ईसोफेगस आ जाता है, एपिग्लोटिस, स्टमक, ईसोफेजियल स्फिंक्टर जिसमें पायलोरिक स्फिंक्टर आ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके पार्ट जेजिनम, ड्यूडिनम, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन, इलियोसिकल वाल, लीवर, गाल ब्लेडर एंड पेनक्रियास। ये सारे ऑर्गन्स आपने याद रखने हैं, क्योंकि ये सारे ऑर्गन्स मिलकर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर इसमें आ गए हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर माउथ नहीं शो किया हुआ, लेकिन नीचे ईसोफेगस शो किया हुआ है। तो ये आप ईसोफेगस देख रहे हैं जो कि कनेक्ट हो रहा है स्टमक के साथ। पिंक कलर का स्टमक आप देख रहे हैं। और उसके अलावा स्टमक के बाद नीचे येलो कलर का आप पेनक्रियास देख रहे हैं। और उसके अलावा स्टमक के ऊपर रेड कलर का लीवर है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट वगैरह करता है। और सॉरी, गाल ब्लेडर में जो बाइल की फॉर्म स्टोरेज होती है, बाइल को फॉर्म लीवर करता है और उसको स्टोर कर देता है गाल ब्लेडर में। उसके अलावा नीचे ये ग्रीन कलर का लीवर के नीचे गाल ब्लेडर है। और पेनक्रियास के ऊपर ये जो आप डक्ट देख रहे हैं, ये मेन डक्ट है जो कि किससे मिलकर बनती है, गाल ब्लेडर और पेनक्रियाटिक दोनों डक्ट मिलकर एक मेन डक्ट बनाती हैं। देन स्टमक के नीचे आ रहा है ड्यूडिनम, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट बोलते हैं। ड्यूडिनम के नीचे आए तो दूसरे पार्ट आ जाते हैं जूजिनम और इलियम। ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये जूजिनम है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट है। और उसके अलावा लास्ट इसका पार्ट है इलियम। इलियम लास्ट पार्ट को बोलते हैं, जो कि कनेक्ट होता है कोलान से। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन जो बीच में होता है लार्ज इंटेस्टाइन के, उसके उसका जो लास्ट पार्ट है जो कनेक्ट हो रहा है कोलान से, उसको हम इलियम बोलते हैं। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन बीच में तो बहुत बड़ा है, तो इसको हम स्मॉल क्यों बोल रहे हैं, और लार्ज इतना छोटा है फिर भी हम इसको लार्ज क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर इसको डिवाइड किया गया है या फिर क्लासीफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर विड्थ, ना कि लेंथ। लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा है और
विड्थ में लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा है, इसीलिए इसके डायमीटर के हिसाब से जो लार्ज इंटेस्टाइन बाहर वाला इंटेस्टाइन है उसको हमने लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, और अंदर वाले को हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो स्मॉल है, ना कि इसकी लेंथ। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद स्टार्ट होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इलियम है वो कनेक्ट हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट से, जिसको हम बोलते हैं सीकम। फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज सीकम, जो कि कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट इलियम से बाय अ वॉल, इलियोसीकल वॉल। ओके, उसके बाद सीकम के बाद कोलान का जो पार्ट जो अपर जा रहा होता है उसको हम असेंडिंग कोलान बोलते हैं, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है। उसके बाद फिर वो जब जंक्शन उसका होता है ताकि वो दूसरी लाइन में जो है वो चेंज हो सको तो इसको चेंज हो सके तो उसको हम बोलते हैं ड्यूडिनल जेजुनल जंक्शन। ओके, और उसके बाद दूसरा इसका पार्ट स्टार्ट होता है जिसको हम ट्रांसवर्स कोलान बोलते हैं, और उसकी लेफ़्ट साइड में जो कर्वेचर होता है उसको हम लेफ़्ट कोलिक फ्लेक्चर बोलते हैं। देन नीचे जो कोलान का पार्ट जा रहा है उसको हम डिसेंडिंग कोलान बोलते हैं। डिसेंडिंग कोलान फर्दर जाकर अटैच होता है सिग्मोइड कोलान, जो कि लास्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, और सिग्मोइड कोलान अटैच होता है रेक्टम से। रेक्टम में जो वेस्ट मटेरियल होता है फूड की डाइजेशन के बाद में वो वहाँ पर स्टोर होता है, और उसके बाद रेक्टम के बाद वो एनल कैनाल की मदद से बाहर बॉडी से निकल जाता है। सो दिस वाज द होल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, उसके बाद डिस्कस करते हैं कुछ की टर्म्स को रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें फर्स्ट में हमारे पास आज आ रहा है ओके मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन का मतलब होता है च्यूइंग, किसी चीज़ को चबाना, तो इसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में मेस्टिकेशन। उसके बाद दूसरा टर्म है काइम। अब ये सारे जो टर्म्स हैं ना आपको डाइजेस्टिव प्रोसेस जब मैं समझाऊंगी तो उस दौरान आपको हेल्प होंगे, क्योंकि इन सारे वर्ड्स का जो है ना वहाँ पर यूज़ किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल टर्म्स। सो काइम, काइम का मतलब होता है सेमी फ्लूइड मास, जो कि क्रिएट होता है जब फूड पार्शली डाइजेस्टेड होता है। अब ये काइम जो वर्ड है वो हम तब यूज़ करते हैं जब फूड जो है वो स्टमक से डाइजेस्ट होकर आता है, उसको हम काइम बोलते हैं। देन सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन रिथमिक लोकलाइज बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है बोलस की थ्रू कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इन द इंटेस्टाइन। अब बोलस जो है वो भी हम डाइजेस्टेड फूड को ही बोलते हैं, लेकिन ये जो फूड है वो अब इंटेस्टाइन में आ गया है, तो काइम से चेंज होकर इसका नाम बोलस हो गया है। और सेगमेंटेशन का मतलब है कि जो बोलस है उसकी मूवमेंट होती है बैक एंड फोर्थ बिकॉज ऑफ रिथमिक मोशन। ठीक है, रिथमिक लोकलाइज बैक एंड फोर्थ मूवमेंट की वजह से जो बोलस है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ इंटेस्टाइन मसल्स की वजह से आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, तो इसको हम सेगमेंटेशन बोलते हैं, जिसमें इंटेस्टाइन के मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर बोलस की बैक एंड फोर्थ मूवमेंट काज करते हैं। देन दूसरा टर्म है पेरिस्टालसिस। अब पेरिस्टालसिस भी एक फॉर्म है मूवमेंट का, जिसमें वेव्स फॉर्म होती है ड्यू टू कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल टू मूव फूड डाउनवर्ड। इसमें जो फूड है वो डाउनवर्ड मूव होता है बिकॉज ऑफ द पेरिस्टालसिस, जिसमें मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अगर होती है। देन अगेन वही आ गया बोलस। बोलस क्या है? ये बाल लाइक मिक्सचर होता है फूड एंड सलाइवा का। ओके उसके बाद डिस्कस करते हैं हम डाइजेस्टिव प्रोसेस को, कि किस तरह से डाइजेस्टिव प्रोसेस अगर होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो डाइजेस्टिव प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए पहले तो हमने जो फूड है उसको इनटेक करना है, तो उस इनटेक को हम बोलते हैं इंजेशन। यानी डाइजेस्टिव प्रोसेस का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? इंजेशन, जिसका मतलब है इसमें हम फूड को टेक करते हैं हमारे माउथ से। सो प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड थ्रू द माउथ।
माउथ में फूड लेने के बाद क्या होता है, सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है जिसको हम प्रोपल्जन बोलते हैं, जिसमें मूवमेंट होती है फूड की थ्रू एलिमेंट्री कैनाल बाय स्वेलोविंग। स्वेलोविंग जो कि एक वॉलंटरी पेरिस्टालसिस है, और उसके बाद इनवॉलंटरी वेव ऑफ कंट्रैक्शन अगर होती है और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स टू मूव फूड डाउनवर्ड। पहले हम वॉलंटरली फूड को स्वेलो करते हैं, वॉलंटरी मूव फूड को स्वेलो करने के बाद इनवॉलेंट्री वेव्स की फॉर्मेशन होती है ड्यू टू कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल, जिसकी वजह से जो फूड है वो डाउनवर्ड की यानी वो डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट करता है इनटू द ईसोफेगस एंड देन स्टमक। ओके, उसके बाद दूसरा जब फूड जो है वो स्टमक तक पहुंच गया तो उसके बाद मैकेनिकल डाइजेशन अकर होती है, जो कि थर्ड स्टेप है डाइजेस्टिव प्रोसेस में। अब मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है, देयर इज फिजिकल प्रोसेस दैट डज नॉट चेंज द केमिकल नेचर ऑफ द फूड। अब मैकेनिकल का मतलब है कोई चीज़, फिजिकल एक्टिविटी को हम मैकेनिकल एक्टिविटीज़ बोलते हैं ना, जिसमें कोई काम परफॉर्म करके कोई रिजल्ट लिया जाता है। तो मैकेनिकल डाइजेशन में किसी भी किस्म की जो एंजाइम्स वगैरह है ना वो यहाँ पर रिलीज नहीं होती। इसमें क्या होता है, मैकेनिकली जो फूड है वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। अब मैकेनिकल में कौन कौन से हमारे पास टेक्निक्स आ जाती हैं, एक तो च्यूविंग। च्यूविंग हम क्या करते हैं, च्यू में चबाते हैं, फिजिकल प्रोसेस है जिसको हम च्यूविंग बोलते हैं। इसमें भी हम फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल पार्ट में, लेकिन उसकी जो केमिकल नेचर है वो चेंज नहीं होती। उसके अलावा टंग मूवमेंट हो गई, और सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में भी क्या होता है, कोई भी इंजाइम्स वगैरह रिलीज नहीं होती, जस्ट मूवमेंट की वजह से जो फूड है वो आगे चलता जाता है। तो ये सारे टर्म्स मैकेनिकल डाइजेशन में आ जाते हैं, जिसमें फिजिकल प्रोसेस की वजह से जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है और उसकी केमिकल नेचर चेंज नहीं होती। देन उसके बाद फोर्थ स्टेप शुरू होता है जिसको हम केमिकल डाइजेशन बोलते हैं। अब वर्ड से ही क्लियर है कि कोई केमिकल आ रहा है और आके फूड को डाइजेस्ट कर रहा है। तो केमिकल कौन से हो सकते हैं, कोई जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गई। डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होती हैं फूड में, जैसे कि ट्रिप्सिन, पेप्सिन, अमाइलेज, ये सारी डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि फूड के ऊपर अटैक करके फूड को ब्रेक डाउन करती है कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स में। तो इसको हम केमिकल डाइजेशन बोलते हैं, और इसमें जो फूड की केमिकल नेचर है वो भी चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन के बाद फूड जो है वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। अब वो रेडी है एब्जॉर्प्शन होने के लिए, यानी एब्जॉर्ब होने के लिए। तो फिफ्थ स्टेप अगर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्प्शन, जिसमें जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं वो एंटर होती है ब्लड स्ट्रीम में, और ये ब्लड स्ट्रीम्स कनेक्ट होती हैं विथ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इजीली ब्लड स्ट्रीम की तरफ एंटर करती है और फर्दर बॉडी की तरफ जाती है। ओके, एब्जॉर्प्शन के बाद लास्ट स्टेप अगर होता है जिसको हम डेफिकेशन बोलते हैं या फिर डीफिकेशन। डी का मतलब है किसी चीज़ को डिस्चार्ज करना, निकालना, और उसके अलावा फीसेस का मतलब है जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारी डाइजेशन के बाद, उसको हम फीसेस बोलते हैं। तो डेफिकेशन का मतलब है जो फीसेस है उसको बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना। ओके, सो इस प्रोसेस में एलिमिनेशन अगर होती है जो इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंस होते हैं थ्रू द एनस एज फीसेस। फीसेस की फॉर्म में जो अनडाइजेस्टिबल सब्सटेंस हैं जो कि ना तो वो डाइजेस्ट हो सके और ना ही वो बॉडी में ब्लड स्ट्रीम्स की मदद से एब्जॉर्ब हो सके, तो अब वो हमारे किसी भी काम के नहीं हैं, तो बॉडी उनको क्या कर देगी, बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देगी। तो इस प्रोसेस को हम डेफिकेशन बोलते हैं। इस तरह से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। सो दिस वाज द होल अबाउट डाइजेस्टिव प्रोसेस। ओके, तो प्रोसेस भी हो गया। अब हम इन ऑर्गन्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके, डिटेल में इसकी एनाटॉमी करते हैं। ओके, तो पहले हमारे पास माउथ आ रहा है। माउथ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। अब माउथ के पहले फंक्शन को डिस्कस करते हैं कि इसके फंक्शन क्या है।
तो माउथ पहले तो फूड को इंजेस्ट करता है, उसके बाद दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है मेस्टिकेशन, जो ऊपर भी मैंने आपको समझाया। मेस्टिकेशन का मतलब होता है च्यूइंग, चबाना। तीसरा इसका काम होता है सिलेवरी अमाइलेज को रिलीज़ करता है। सिलेवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जो माउथ में रिलीज़ होती है और इसका काम होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करती है माउथ में ही। उसके अलावा चौथा काम होता है इसका स्वेलोइंग का, यानी जो फूड आपने थोड़ा बहुत चबा लिया अब उसको स्वेलो करना होता है। और लास्ट में इसका काम है मॉइस्टन फूड इनटू अ बोलस। ओके, जो फूड है उसको बोलस में मॉइस्ट करता है, क्योंकि बहुत सारी जो है सलाइवा रिलीज़ होती है जब हम कोई चीज़ खाते हैं, तो उसके बाद जो भी चीज़ हम खाते हैं वो मॉइस्ट हो जाती हैं। तो ये सारे फंक्शंस थे माउथ के। ओके, यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसको। अब माउथ के ऊपर जो पार्ट होता है उसको हम मैक्सिला बोलते हैं, और नीचे माउथ के अंदर ये आप टंग देख रहे हैं, टंग के नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं जेनियोग्लोसस, और पीछे वाले पार्ट को हम बोलते हैं यूव्यूला, और उसके नीचे होते हैं टॉन्सिल। और इसके अलावा आगे अगर हम देखें तो नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसको हम मैंडिबल बोलते हैं, और उसके पीछे होता है हायर्ड बोन। देन जैसे हम फूड को स्वेलो करते हैं, तो स्वेलो करने के बाद अगर वो फूड लंग्स की तरफ चला जाएगा तो उससे क्या होता है, एस्पायरेशन हो सकती है। तो लंग्स में फूड को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम एपिग्लोटस बोलते हैं, जो कि क्या करता है, ग्लोटस के ऊपर कवर कर देता है, और जो फूड हम खा रहे हैं वो स्लाइड होकर पीछे ईसोफेगस में चला जाता है, ना कि ट्रेकिया में जाता है। इसी तरह से जो हमारा फूड है वो प्रिवेंट होता है लंग्स में जाने की लंग्स में जाने के लिए। तो ये सिंपल एनाटॉमी थी इसकी, यानी स्ट्रक्चर था। उसके बाद माउथ को डिस्कस करते हैं। ओके, ऊपर आप अपर लिप देख रहे हैं, और उसके अलावा बीच में जो ये एरिया है इसको हम सुपीरियर लेबियल फ्रीन्यूलम बोलते हैं। उसके अलावा नीचे ये आप टीथ देख रहे हैं, टीथ का काम होता है कि वो फूड को क्या करें, क्रश करें। और उसके अलावा नीचे आप देख रहे हैं यूवुला को, और उसके अलावा देयर इज फेरेंगोपेलेटाइन आर्क, ये जो पीछे यूबुला के पीछे है इसको हम फेरेंगोपेलेटाइन आर्क बोलते हैं, और उसके पीछे वाला स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फोसेस, या फिर इसको हम पेलेटाइन टॉन्सिल भी बोलते हैं। और आगे देखें तो आगे हमें टंग देखने को मिल रही है, और उसके आगे टीथ के जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम गिंगीवाई बोलते हैं, यानी गम्स। और उसके नीचे वाले पार्ट को हम इन्फीरियर लेबियल फ्रीन्यूलम बोलते हैं, क्योंकि ये इन्फीरियर का मतलब है नीचे, और ऊपर हमने डिस्कस किया सुपीरियर लेबियल फेरिनुलम, और लास्ट में ये है लोअर लिप। तो ये स्ट्रक्चर था माउथ का आगे की तरफ से। उसके बाद टीथ की बात करें, क्योंकि टीथ भी इसमें ही आ रहे हैं तो इसीलिए हम इसको भी डिस्कस कर रहे हैं। टीथ को मेनली हमने डिवाइड किया होता है 2 पार्ट में। ऊपर वाले पार्ट को हम क्राउन बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम रूट बोलते हैं, जो कि अंदर होता है। ओके, तो बाहर वाले पार्ट में क्राउन जो अपर पार्ट होता है, जो कि हार्ड पार्ट होता है, उसको हम इनेमिल बोलते हैं। और बीच में जो कैविटी होती है जो कि कनेक्ट करती है टीथ को ब्लड वेसल्स और नर्व से, तो उसको हम कैविटी बोलते हैं। नीचे आप ब्लड वेसल्स देख रहे हैं जो कि इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई कर रही हैं, और उसके नीचे डेंटिन आ जाता है। देन ये बाहर वाले इसी को हम गम बोलते हैं, और रूट में हमारे पास नीचे जो बोन्स होते हैं, बोन्स क्या करते हैं, बोन्स ही हमारे टीथ को सपोर्ट करते हैं। तो ये नीचे बोन है, और उसके अलावा नीचे से नर्व आ रही है जो कि इसकी सेंसेशन के लिए हेल्पफुल होती है। ओके, सो दिस वॉज द होल अबाउट माउथ। देन इसके दूसरे पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें माउथ के बाद कौन सा पार्ट आ गया, ईसोफेगस या फिर एसोफेगस। अब एसोफेगस या फिर ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि फूड को कैरी करता है फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या कोई डाइजेशन अगर होती है ईसोफेगस में, या फिर क्या कोई एंजाइम रिलीज होती है ईसोफेगस की, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक मस्कुलर ट्यूब है। और इसके अलावा इसका काम होता है कि ये फूड को कैरी करता है फेरिंग से लेकर स्टमक तक। और आपसे ये भी सवाल कर सकते हैं कि ईसोफेगस में कौन से न्यूट्रिएंट्स की डाइजेशन होती है। यहाँ पर कोई एंजाइम तो रिलीज नहीं हो रही, तो डाइजेशन किसकी होगी,
यहाँ पर डाइजेशन होगी कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि ऊपर माउथ में स्लाइवा रिलीज हुई थी, जिसमें कौन सी एंजाइम थी, अमाइलेज एंजाइम थी। वो अमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो वो अमाइलेज नीचे फूड के साथ आती है और जब तक वो ट्रांसफ़र करता है तब तक जो अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करती है। तो इसोफेगस में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन अकर होती है ड्यू टू स्लाइवा विच इज सीक्रेटेड अपर इन माउथ। तो ये सिंपल इसोफेगस था, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं थी। देन इसोफेगस के बाद स्टार्ट होता है स्टमक। अब इनके बीच में एक स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर जो कि प्रिवेंट करता है स्टमक वाले कंटेंट को ऊपर जाने से इसोफेगस तक, क्योंकि अगर वो ऊपर चला जाएगा तो वो क्या होगी, बैकवर्ड मूवमेंट होगी, जिसको हम वोमाइटिंग बोलते हैं या फिर एमेसिस बोलते हैं, तो उल्टी हो जाएगी। इसीलिए इनके बीच में क्या होता है, स्फिंक्टर बोलते हैं, स्फिंक्टर होता है। ओके, ये स्फिंक्टर क्या करता है, फूड को ऊपर जाने से प्रिवेंट करता है। जब हम ईटिंग करते हैं तो उस दौरान वो स्फिंक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। नाउ स्टमक का काम क्या होता है, बेसिकली जो स्टमक है वो फूड को मिक्स करता है गैस्ट्रिक जूस से जो कि रिलीज़ होते हैं स्टमक से। अब स्टमक को हम गैस्ट्रिक भी बोलते हैं। ओके, और वो कौन से जूसेस हैं जो कि रिलीज़ होते हैं स्टमक में, पहले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होने के बाद वो स्टिमुलेट करता है पेप्सिन की रिलीज़ को। अब पेप्सिन क्या है, पेप्सिन भी एक गैस्ट्रिक जूस है जो कि प्रोटीन की ब्रेकडाउन करती है। ओके, तो पेप्सिन का काम ये है, ये एक एंजाइम है या फिर अदर वर्ड्स में इसको आप गैस्ट्रिक जूस भी बोल सकते हैं, जो कि प्रोटीन की ब्रेकडाउन करती है। उसके अलावा इसका काम होता है कैरीज फूड इनटू द ड्यूडिनम एज अ काइम, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो काइम है वो स्टमक से पार्शली डाइजेस्टेड फूड को हम बोलते हैं। तो इसका ये काम होता है कि जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है उसको ड्यूडिनम तक पहुँचाए। ड्यूडिनम जो कि फर्स्ट पार्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब इनके बीच में भी एक क्या होता है, स्फिंक्टर होता है, जिसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। ओके, अब ये पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है, इसको फूड की जो मूवमेंट है वो बैकवर्ड मूवमेंट उसको प्रिवेंट करता है। देन इट्स सीक्रेट इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। अब इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जो कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर जो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन है वो इंटेस्टाइन स्टमक में अगर नहीं होती, लेकिन ये रिलीज कहाँ से होती है, स्टमक से होती है और आगे जाकर हेल्प करती है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए। सो दिस वाज द होल अबाउट स्टमक। स्टमक के बाद हम डिस्कस करते हैं जो एसेसरी ऑर्गन्स जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, जिसमें हमारे पास लीवर, गाल ब्लैडर और पेनक्रियास आ जाते हैं। अब लीवर का क्या काम होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो पहले तो ये क्या करता है, बाइल को प्रोड्यूस करता है और उसके अलावा ये लिपिड को एमल्सिफाई करता है। लिपिड को एमल्सिफाई का मतलब होता है कि जो लिपिड है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो इसके लिए क्या करता है, जो बाइल है ये इनके ऊपर कवर कर देती है, बाइल साल्ट्स जो है वो लिपिड के ऊपर कवर कर देते हैं और उसके बाद ये इजीली जो है एब्जॉर्ब हो जाती है लिम्फेटिक सिस्टम से। देन गाल ब्लैडर की बात करें तो गाल ब्लैडर में जो बाइल लीवर ने बनाया था वो वहाँ पर स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद ये थोड़ा थिन वगैरह भी होता है, इसमें वाटर वगैरह की सिक्रेशन होती है, जिसमें जो बॉडी की नीड होती है उस तरह का जैसा बाइल होना चाहिए नॉर्मल वो बनता है। तो गाल ब्लैडर में जो बाइल है वो स्टोर होता है और जब नीड पड़ती है तो बाइल रिलीज होता है गाल ब्लैडर से। देन तीसरा जो ऑर्गन है जो कि हेल्प करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, लेकिन वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आ नहीं रहे होते, वो जस्ट हेल्प कर रहे होते हैं एज एसेसरी ऑर्गन, तो वो है पेनक्रियास। अब पेनक्रियास का काम होता है कि एक तो ये इंसुलिन को सिक्रेट करती है ताकि बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज की लेवल है वो मेंटेन रहे, और उसके अलावा बाइकार्बोनेट को भी रिलीज़ करती है और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे कि ट्रिप्सिन वगैरह हो गई, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, इन सारी एंजाइम्स को भी सीक्रेट करती है डाइजेस्टिव सिस्टम में ताकि फूड की डाइजेशन हो सके। तो ये तीनों एसेसरी ऑर्गन्स थे जो कि हेल्प करते हैं फूड की डाइजेशन के लिए। ओके, उसके बाद डिस्कस करते हैं तीसरा ऑर्गन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन
स्टमक के बाद स्टार्ट होता है और स्टमक कनेक्ट होता है किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से विथ ड्यूडिनम, जो कि फर्स्ट पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है, इसमें डाइजेशन भी हो जाती है तकरीबन पूरी, और उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन भी मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। अगर आपसे क्वेश्चन आ रहा है तो मोस्टली जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से एब्जॉर्ब होती हैं, तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन को टिक कर देना, क्योंकि बहुत सारी जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अकर होती है। देन काइम प्रोपेल एट अ स्लोअर रेट टू फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो काइम, जो कि पार्सली डाइजेस्टेड फूड था, वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोअर रेट में मूव करता जाता है। प्रोपेल का मतलब होता है मूव, आगे वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है ताकि उसकी डाइजेशन भी पूरी हो जाए, और उसके अलावा जो एब्जॉर्प्शन है ब्लड स्ट्रीम में वो भी इजीली हो जाए। तो इसीलिए जो काइम है वो स्लोअर रेट पे प्रोपेल करती है आगे की तरफ। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में सेगमेंटेशन प्रोसेस अकर होता है। सेगमेंटेशन को भी हमने डिस्कस किया था। इसमें क्या होता है, इसमें जो बोलस यानी जो फूड का कंटेंट है इंटेस्टाइन में, वो इंटेस्टाइन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है डाइजेशन के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्टली क्या होता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाइटामिन्स की एब्जॉर्प्शन होती है, और उसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है कि वो फीसिस को प्रोपेल करता है आगे रेक्टम की तरफ, क्योंकि मोस्टली जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो बाकी जो वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन्स बचते हैं वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। ओके, उसके बाद रेक्टम की बात करें तो रेक्टम में फीसिस स्टोर होते हैं, और एनस की मदद से डेफिकेशन प्रोसेस अकर होता है, जिसमें जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। लास्ट में डिस्कस करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, क्योंकि इससे भी मोस्टली आपके क्वेश्चंस बनते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम में पहले हमारे पास एंजाइम आती है सेलिवरी एंजाइम। सेलिवरी एंजाइम ब्रेक डाउन करती है स्टार्च यानी ग्लूकोज को या फिर कार्बोहाइड्रेट को। ओके, उसके अलावा दूसरी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम गैस्ट्रिक एसिड भी बोलते हैं, जो कि फर्दर स्टिमुलेट करता है दूसरी एंजाइम्स की रिलीज़ को। तीसरी एंजाइम है हमारे पास पेप्सिन। पेप्सिन का काम होता है कि ये प्रोटीन की ब्रेक डाउन करे। चौथा हमारे पास चौथी जो एंजाइम है, या फिर इसको हम फैक्टर बोलते हैं, एंजाइम नहीं है ये, इंट्रिंसिक फैक्टर है, जो कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। उसके अलावा दूसरी एंजाइम है गैस्ट्रिन। अब ये गैस्ट्रिन स्टमक की गैस्ट्रिक जो एसिडिटी है उसको रेगुलेट करता है। देन 6 नंबर पर हमारे पास एंजाइम है लैक्टेज। लैक्टेज का काम होता है कि वो लैक्टोज की ब्रेक डाउन करती है। देन सक्रेज। सक्रेज वो एंजाइम होती है जो सक्रोज और फ्रक्टोज को ब्रेक डाउन करती है, और उसके अलावा ग्लूकोज को भी। ठीक है, सक्रोज टू फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज इन सब की ब्रेक डाउन सक्रेज एंजाइम करती है। और लास्ट में हमारे पास एंजाइम आती है जिसको हम इंटीरोकाइनेस बोलते हैं। इंटीरोकाइनेस ब्रेक डाउन होती है ट्रिप्सिनोजिन इनटू ट्रिप्सिन, यानी ट्रिप्सिनोजिन क्या है, ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म होती है किसकी, एंजाइम की। ठीक है, जब तक वो ट्रिप्सिनोजिन के फॉर्म में होती है तब तक उसका कोई काम नहीं होता। जब इंटीरोकाइनेज एक एंजाइम रिलीज होती है वो जाकर ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव करती है और उसको कन्वर्ट करती है ट्रिप्सिन में। अब इस ट्रिप्सिन का काम होता है कि ये फर्दर फूड की डाइजेशन, प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करती है। तो ये थी सारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सो दिस वाज द होल अबाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मज़ीद नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हेपाटिक सिस्टम कि किस तरह से जो है लीवर है, हेपाटिक सिस्टम ये किस तरह से हेल्प करते हैं डाइजेशन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।